सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस में बड़ी खबर की। नैनीताल में पर्यटकों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। नगर पालिका की सख्ती के बाद भी नाव चालक बिना लाइफ जैकेट के झील में पर्यटकों को बोटिंग करा रहे हैं, तो पैडल बोट में भी नियमों की खूब धज्जियां उड़ रही हैं। पर्यटक झील के बीच नावों में या तो रील्स बना रहे हैं या खड़े होकर नाच गा रहे हैं। हालांकि नगर पालिका ने पहले ही हिदायत दी थी, लेकिन मॉनिटरिंग टीम खुद ही वहां से गायब नजर आई। इसके चलते पर्यटक और नाव चालक अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। अब पालिका अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मिली कि यहाँ पर बिना लाइफ जैकेट के बोटिंग हो रही है, तो मैं यहाँ तुरंत चेकिंग के लिए भी आया हूँ और मैं अपनी टीम को भी मैंने बुला लिया है कि वो किस प्रकार से हम लोग अभी यहाँ पे चेकिंग करते हैं। यदि कोई भी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसका लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से खबर मिल रही है। यहां पर न्यूज 18 की खबर के बाद देहरादून मंडी में नया आदेश जारी हुआ है। दुकान के बाहर गंदगी होने पर अब जुर्माना लगेगा। 1000, 2000 और 10,000 का जुर्माना लगेगा। 3 बार जुर्माने के बाद फर्म का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। मंडी सचिव ने 5 इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी है। निरंजनपुर मंडी में रोजाना निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में बुधवार शाम बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार सीट से हुंकार भरी। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष में सभी दुल्हा बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी बाराती नहीं बनना चाहता। पीएम मोदी देश के निर्विवाद नेता हैं और उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। विपक्ष में देखिए सभी लोग जो है बाराती तो बने हुए हैं, सभी सोच रहे हैं कि मैं दूल्हा बन जाऊं, लेकिन जो है बाराती बनने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए मोदी जी के सामने कोई नहीं है। आज मोदी जी निर्विवाद रूप से देश की जनता के मन में है। कोटद्वार के मुख्य बाजार से भाबर क्षेत्र को जोड़ने वाले सुखरो नदी पर बने 90 मीटर लंबे पुल का बुधवार को उद्घाटन किया गया। तकरीबन 5 करोड़ की लागत से तैयार हुए नए पुल के जरिए ही कावड़श्रम समेत भावर के सैकड़ों गांव अब बाजार से जुड़ चुके हैं। वहीं पुल का उद्घाटन करने पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि पुल के बनने से इलाके में तेजी से विकास होगा और अब बरसात में भी लोग आसानी से बाजार आना जाना कर सकेंगे। रितु खंडूरी जी का बहुत कम समय में तो निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है कि जिस पुल के लिए बहुत समय से लोगों को इंतजारी थी, वो आज पुल लोगों को, जनता को समर्पित हुआ है। कोटद्वार शहर और भाबर को जोड़ने वाला एक ये लाइफलाइन है। लोगों के लिए आसानी होगी, जीवन शैली में थोड़ी सी और परिवर्तन। ऋषिकेश में श्यामपुर फाटक पर लगने वाले जाम से जल्द ही निजात मिल जाएगी। ऋषिकेश के विधायक एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि नेपाली फार्म से खारास्रोत तक 6 लेन सड़क निर्माण और श्यामपुर फाटक पर ओवरब्रिज, अंडरपास के निर्माण को भारत सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस मामले में मंत्री ने पीडब्ल्यूडी समेत संबंधित अधिकारियों की समीक्षा मीटिंग भी ली। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगस्त से पहले लागू किया जा सकता है। सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि यह संविधान की मूल भावना है और उत्तराखंड इसकी अगुवाई करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते। मार्च 2022 में चुनाव में जाने से पहले बीजेपी ने सत्ता में आते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया। जनता ने बहुमत दिया और सत्ता संभालते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मई 2022 में इसके लिए पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। 2 बार समिति का कार्यकाल भी बढ़ाया गया। समिति ने इस बीच लाखों लोगों से सुझाव जुटाए और इसके आधार पर तैयार हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट। अब पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की सुगबुगाहट है। सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड पूरे देश में इसकी अगुवाई करेगा।
एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। सूत्रों की माने तो कमेटी ड्राफ्ट फाइनल कर चुकी है। जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में इसे सरकार को सौंप दिया जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री ने भोपाल में जो बयान दिया उससे बीजेपी सरकार और संगठन दोनों ही उत्साहित हैं। हम पहले राज्य बनेंगे कि पूरे राज्य के नाम इसको लागू करें और ये देवभूमि के देवत्व स्वरूप को बनाए रखने के लिए भी नितांत आवश्यक है। अच्छा इस रूप में कि देश के अंदर सब लोग एक कानून के हिसाब से चले तो वो एक अलग ही प्रकृति, उससे राष्ट्रता का मान बढ़ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में पहल के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी सीएम धामी की तारीफ कर चुके हैं। जाहिर है पूरे देश की नजरें अब उत्तराखंड पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही उसे पूरे देश में मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के झूनी पांखू टॉप में आकाशीय बिजली गिरने से 280 बकरियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की थी। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड ने बकरियों की मौत पर 2000 की सहायता राशि दी है। साथ ही 4000 की राशि आपदा के मद से प्रति बकरी दी जाएगी। 280 जो बकरियां हैं उनको मुआवजे की कार्रवाई की जा रही है और राज्य आपदा मोचन निधि के तहत जो हमारा पर बकरी 4000 उसमें पैसा दिया जाता है उसको वितरित करने की कार्रवाई की जा रही है। शेष जो 2000 रुपए की बात जो आ रही है उसमें जो पशुपालन विभाग के माध्यम से वो पैसा वितरित किया। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के नामी होटल के मालिक सतपाल कोचर की मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं। साल 2005 में कोचर कॉलोनी में सरकारी जमीन बेचने का मामला सामने आया था, जिसमें 2022 में विजिलेंस ने केस दर्ज किया था। इस मामले में कोचर कॉलोनी में निजी जमीन की आड़ में सतपाल कोचर और उनकी पत्नी कृष्णा कोचर ने रिटायर्ड लेखपाल तहसील सदर खुशहाल सिंह राणा और राजेंद्र डबराल के साथ मिलकर 11.5 बीघा सरकारी संपत्ति को लोगों को बेच दी। मामले में विजिलेंस जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी, लेकिन जांच के दौरान ही विजिलेंस को कई जिलों में ऐसी संपत्ति मिली जो सतपाल कोचर ने अधिकारियों के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द की थी। अब विजिलेंस अन्य संपत्तियों की भी जांच करेगी। हमारे जो वहां पे कई सारी सरकारी जमीनों को कब्जाया जो गया था जिस तरह से, उस पर हम लोगों ने चार्जशीट किया है, बट ये एक अंश मात्र था। अभी हमारा मेन इन्वेस्टिगेशन उसमें और भी है और भी कई सारी जमीनें हैं जिसपे कि हमारी जांच जारी है। देहरादून से खबर है। 4 करोड़ 80 लाख का फ्रॉड करने वाले आरोपी को सजा हुई है। आरोपी रवि कुमार को 3 साल की सजा हुई है। इसके साथ ही 5000 का जुर्माना भी लगाया गया है। कुमारचल बैंक के एटीएम में छेड़खानी करने फ्रॉड किया था। बैंक मैनेजर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रवि कुमार के साथ 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब रवि को सजा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब महीने के अंतिम गुरुवार को तो डीएम महीने में 2 बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 के जरिए आने वाली शिकायतों की समीक्षा करेंगे। सचिव एवं विभागीय एचओडी भी हेल्पलाइन के जरिए आने वाली शिकायतों की समीक्षा करेंगे। आज सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा हुई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा कि हेल्पलाइन पर होने वाली शिकायतों का आकलन अच्छी तरीके से किया जाए ताकि गैर जरूरी परेशानी शिकायतकर्ताओं को न हो। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिकायत करने वालों से भी फोन पर बातचीत की। आठ हफ्ते के अंदर राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी का कहना है कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लोकायुक्त के गठन का मामला विधानसभा की प्रवर समिति के अधीन है। विधानसभा जैसा भी फैसला देगी, सरकार उस पर भी कार्रवाई करेगी।
माननीय न्यायालय का जो भी आएगा उसके अनुसार, क्योंकि विधानसभा में भी जो है प्रकरण काफी लंबे समय से प्रवर समिति को गया हुआ है और सारे पहलुओं पर देखने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि सरकार की ओर से लोकायुक्त का मामला विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपा गया था और कुछ बदलाव किए जाने थे। अब सभी बदलाव हो चुके हैं और आगे इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। कि हमारे पास प्रवर समिति में ये भेजा गया था, उसके बाद उसमें उन लोगों ने कुछ कहा था कि उसमें चेंजेस करने हैं, उसको करने के बाद वो तैयार है और आगे कभी हम पटल पे रखेंगे उसे। बीजेपी और कांग्रेस के लिए अगली बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी कांग्रेस के लिए इस बार उम्मीदवार तय करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस नेता खुलकर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन खबर है कि दावेदारों की सबसे बड़ी लिस्ट नैनीताल लोकसभा सीट पर है। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार कौन कौन होंगे, ये दिल्ली हाईकमान तय करेगा, लेकिन हरिद्वार से लेकर नैनीताल तक दावेदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस में अंदर खाने अलग अलग नाम चर्चाओं में बने हुए हैं, पर टिकट के लिए सबसे ज्यादा दावेदार नैनीताल लोकसभा सीट में दिखते हैं। गढ़वाल सीट पर मनीष खंडूरी और गणेश गोदियाल के नाम की चर्चा। टिहरी में विधायक विक्रम सिंह चौहान और प्रीतम सिंह की दावेदारी। हरिद्वार में हरक सिंह रावत और हरीश रावत की खुलकर दावेदारी। अल्मोड़ा पर प्रदीप टमटा और यशपाल आर्य के नाम चर्चाओं में। वहीं सबसे ज्यादा दावेदार नैनीताल सीट पर दिख रहे हैं, जहां करण महरा, गोविंद सिंह कुंजवाल, रंजीत रावत, सुमित हृदेश, भुवन कापड़ी, हरीश धामी, सतीश नैनवाल, प्रकाश जोशी का नाम चर्चाओं में है। प्रदेश कांग्रेस फिलहाल दावेदारों के नाम पर कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन इतना साफ है कि जीत की गारंटी के साथ उम्मीदवार का कद और अनुभव भी मायने रखेगा। नहीं, देखिए अभी पार्लियामेंट के मामले में कोई तय नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी अपने स्तर से तैयारी करती है और जहां तक उम्मीदवारों की बात है, देखिए सारे सीनियर लोग लड़ेंगे चुनाव, जो भी लड़ेगा सीनियर आदमी चुनाव लड़ेगा। और ये भी देखा जाएगा कि 2019 के चुनाव में जो लोग लड़े हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, उनकी स्थिति आज क्या है। कांग्रेस में चुनाव कोई भी हो, दावेदारों में टिकट हासिल करने के लिए जमकर खींचतान होती है, पर खबर है कि मोदी फैक्टर के आगे और हार के डर से कई कांग्रेस नेता उम्मीदवार बनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि टिकट चाहे जिसे मिले, भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद माहौल बदला है, जिसका फायदा उत्तराखंड में भी मिलेगा। निश्चित रूप से हमारे नेता राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके बाद कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ा है। जो रिस्पांस उस यात्रा को देश के लोगों ने दिया है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मैं तो हर प्रदेश में उस यात्रा में शामिल रहा हूं, उससे हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है। कांग्रेस नेताओं को 2024 में जीत की उम्मीद जरूर है और उसके लिए जरूरी है कि सही उम्मीदवार को टिकट मिले, पर यह बात भी साफ है कि कांग्रेस में जीत से ज्यादा जोर आजमाइश टिकट के लिए होती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चमोली से खबर है, यहां पर जोशीमठ के नरसिंह मंदिर इलाके में एक पुराना मकान टूट गया है। बताया जा रहा है कि मकान 250 साल पुराना है और जब जोशीमठ में भूधसा हुआ तब इसमें भी दरारें आ गई थीं, जिसके बाद प्रशासन ने इस मकान को भी रेड जोन में रखा था। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के बाद मकान की नींव गिर गई और आधा मकान नरसिंह मंदिर पैदल रास्ते पर गिर गया है। कल बकरीद मनाई जाएगी और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। डीजीपी अशोक कुमार ने बकरीद को लेकर सभी एसएसपी के साथ मीटिंग की है और सेंसिटिव इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा कुर्बानी वाली जगह चिन्हित करने को कहा है। पुलिस का कहना है कि जो पौराणिक स्थितियां हैं उनके स्वरूप पर ही काम किया जाए। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर भी नजर रखी जा रही है।
हमारे तरफ से सारा पूरा डिस्ट्रिक्ट एसपीज का डायरेक्शन ये है, हमारे त्यौहार रजिस्टर को स्टडी कर लें, रिलीजियस प्लेसेस में कहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है, तो उसी के अनुसार बातचीत करा के शांतिपूर्वक हो, कोई कानून व्यवस्था में किसी कहीं पे भी बाधा ना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में बिना परमिशन के अगर निर्माण सामग्री सड़कों में रखी तो 10,000 का चालान होगा और ड्रोन के जरिए पुलिस ये चालान करेगी। रोड पर निर्माण सामग्री डालने से बरसात में आने जाने में खासी दिक्कत होती है और इसके लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तराखंड में शहीद सैनिकों के परिवार के सदस्य को नौकरी देने का सिस्टम है, पर अब नौकरी के बजाय वन टाइम सेटलमेंट के प्रपोजल की बात हो रही है। कई तरह की पेचीदगियों और दिक्कतों को देखते हुए प्रपोजल तैयार किया गया है, पर कांग्रेस अब इस पर सवाल खड़े कर रही है। सैन्य प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड के लाखों सैनिक देश की सेवा करते हैं। देश सेवा में सैनिक शहीद भी होते हैं। ऐसे शहीद सैनिकों के परिवार वालों को सरकारी नौकरी की व्यवस्था है, लेकिन अब सरकारी नौकरी के बजाय वन टाइम सेटलमेंट यानी एक मुश्त रकम देने की बात हो रही है। सैनिक कल्याण विभाग ने ये प्रपोजल फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रपोजल में शहीद सैनिक के परिवार को 75 लाख रुपए एक बार में देने की बात कही गई। इसके पीछे नौकरी के लिए लिमिटेड पोस्ट होने को एक वजह बताया गया है। वहीं कई बार शहीद सैनिक के बच्चे छोटे होते हैं, जबकि नौकरी के लिए 18 साल की उम्र पूरी होना जरूरी है। कई बार जिला मुख्यालय दूर होने से पत्नी या बच्चे नौकरी के लिए तैयार नहीं होते। वहीं नियम के मुताबिक शहादत के 2 साल बाद तक नौकरी मिल सकती है। अगर नौकरी नहीं लेना चाहता तो हम उसकी जगह उसको एक मुश्त राशि देंगे। मथुराली हमने वित्त में भेजी है, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि नौकरी मिले। तो जो भी होगा, अगर शीघ्र उसका फैसला भी आ जाएगा। उत्तराखंड में इस वक्त 1,68,600 भूतपूर्व सैनिक हैं, जबकि 48,567 शहीद सैनिकों की पत्नी हैं। ऐसे में सैनिक कल्याण विभाग नौकरी न दे पाने की हालत में एक मुश्त रकम देना चाहता है, जिसे पूर्व सैनिक सही फैसला मानते हैं। ये पहले के बनिस्पत अभी बहुत सही प्रस्ताव है, क्योंकि कई मायनों में बच्चे छोटे होते हैं। उस अवस्था में उन बच्चों को कैसे सेटल करें या रिहैबिलिटेशन करें उनको, तो उस हिसाब से ये प्रस्ताव गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा है। या जो भी सुझाव भी दिए जा रहे हैं, बहुत सारे जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नियां हैं, उन सबको नौकरी प्रॉपर तरीके से या नहीं मिल पाती है, क्योंकि लिमिट संसाधन है नौकरी के लिए। उत्तराखंड में सैनिक, पूर्व सैनिक और उनके परिजन बड़ी संख्या में हैं और बीजेपी सैनिकों को बड़ा वोट बैंक मानती है। ऐसे में नौकरी न दे पाने की हालत में एक मुश्त पैसा देकर सरकार सैनिक परिवारों को साधने की कोशिश कर रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चमोली जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। हल्की बारिश में ही सबसे बुरे हाल ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों का है। ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क बार बार बाधित हो रही है। चमोली जिले में मंगलवार को 34 सड़कें बारिश के चलते बंद हो गई थीं। हालांकि 30 सड़कें देर रात तक पीडब्ल्यूडी ने खोली, लेकिन अभी भी 4 सड़कें बंद हैं। चमोली के दशौली विकासखंड में सबसे अधिक सड़क बंद हो रही है। इसके अलावा पोखरी और थराली के साथ गैरसैंण डिवीजन में भी काफी सड़कें बाधित हो रही हैं। हालांकि प्रशासन और विभाग का दावा है कि समय रहते सड़कों को खोलने का प्रयास किया जाएगा। मॉनसून में जानमाल का नुकसान बचाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये चुनौती अब और बढ़ती जाती है। जब कुछ लोग खुद खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं, तब इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। सभी जिले के जिलाधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सारे विभाग अपने अपने अलर्ट मोड में रहने को सबको कहा गया है और लगातार उनसे
संपर्क स्थापित किया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए कोई भी स्थिति आए उस स्थिति से निपटने में लोगों की सहायता करने में सक्षम हो। जाहिर है मॉनसून की ये दस्तक सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। आसमान से टपकती बारिश की ये बूंदें धीरे धीरे पहाड़ी नालों और गदेरों का जलस्तर बढ़ा रही हैं। लेकिन इन सबसे बेखबर कुछ लोग इन बरसाती नदियों के करीब जा रहे हैं। हल्द्वानी से लेकर हरिद्वार तक लोगों का कुछ ऐसा ही हाल है। कुछ लोग नदियों किनारे पार्टी भी कर रहे हैं, तो कुछ परिवार के साथ मौज मस्ती। और इन सब के बीच अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हर जगह पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त है। वही जो है उसका पैरेलली डाउन द लाइन में डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कंट्रोल रूम्स है, वहां से डेटा आते रहते हैं। जहाँ पे भी पानी का लेवल ऊपर बढ़ रहा है या कट रहा है, जहाँ पे अचानक निकलने वाला है, उसको डेटा के तहत हमारा एसडीआरएफ, जल पुलिस और पीएसी और एनडीआरएफ का टीमें भी है तैनात है पूरा प्रदेश भर की। वहां पे अलर्ट किया जाता है, जहाँ पे किसी को खाली कराना, किसी जगह पे वो कराना, तो वो किया जाता है। बड़े अधिकारियों ने राजधानी में बैठकर जिलों और तहसीलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, लेकिन इन आदेशों का असर नदी किनारे तो कम से कम अभी नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में कुछ जिंदगियों को झेलना पड़ सकता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।